हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे CSC में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। जैसे कि दोस्तों हमने कल की वीडियो में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जाना था और आज की वीडियो हम दोस्तों सीखने वाले हैं कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, आप जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा कंप्यूटर मेमोरी, जी हाँ, जिसे हम स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज हम स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में सीखने वाले हैं। क्या मेमोरी होती है दोस्तों? कंप्यूटर की मेमोरी बेसिकली दो प्रकार की होती है। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी, दूसरी हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी। अगर हिंदी में जाना है तो बाहरी मेमोरी और आंतरिक मेमोरी के नाम से इनको जाना जाता है। दोस्तों प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, दोस्तों स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसे कि दोस्तों मैंने आपके लिए बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कंप्यूटर मेमोरी। जी हाँ, कंप्यूटर मेमोरी। तो दोस्तों हम यहाँ पर सारी मेमोरियों के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं, कितने प्रकार की मेमोरी होती हैं और ये कैसे वर्क करती हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में कुछ नोट्स पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे लिए सबसे पहले देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी। जी हाँ, प्राइमरी मेमोरी। दोस्तों प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी को, जो प्राइमरी स्टोरेज होती है, उस स्टोरेज को हम आंतरिक मेमोरी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आंतरिक मेमोरी के नाम से जानते हैं, आंतरिक स्टोरेज। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी मेमोरी होती है, यह हमारी आंतरिक स्टोरेज किस प्रकार की होती है और कैसे ये वर्क करती है और ये कौन कौन से एग्जांपल इसके होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। कहने का मतलब हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वह सबसे ज्यादा मेन होती है। आमतौर पर डेटा को स्टोर करना, इसके अलावा हमारे प्रोग्राम को मैनेज करना, वह सारा काम इसी का होता है। सीपीयू के साथ मिलकर के ये हमारी मेमोरी वर्क करती है। अब दोस्तों ये तीन प्रकार की मेमोरी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, रैम, रोम और कैश मेमोरी। ये तीन प्रकार की होती है। दोस्तों जब हम यहाँ पर रैम, रोम, कैश, हमारी तीनों चीजें आ चुकी हैं तो हमारे मन में काफी सारे सवाल आ चुके हैं कि ये रैम, रोम, कैश होती क्या है। दोस्तों अक्सर आप मोबाइल फोन खरीदने के लिए जाते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहां पर हमारा विशेषकर यह सवाल होता है कि रैम, रोम, कैश होती क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं 4 128, 6 128, 8 512, ये क्या होती है आखिर, ये कैसे वर्क करती है, वह सारी चीजें हम कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सीखने वाले हैं। दोस्तों रैम, रोम, कैश मेमोरी का काम क्या होता है? सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। प्राइमरी मेमोरी दोस्तों ये जो होती है हमारी मेमोरी, ये हमारी कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के साथ इंस्टॉल्ड होती है। अगर इसमें से हम किसी मेमोरी को निकाल देते हैं तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। इसके अलावा जो हमारी बाहरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी, ये हमारी अलग मेमोरी आ जाती है। जैसे आपका SD कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, SSD हो गई, ये सारी मेमोरी हमारी अलग आ जाती है। इन मेमोरियों को अगर हम बाई चांस निकाल भी दें तो भी हमारा कंप्यूटर सक्सेसफुली, मोबाइल फोन हमारा वर्क करता रहेगा। जैसे मान लो आपके मोबाइल फोन के अंदर पेन ड्राइव लगी हुई है या फिर SD कार्ड लगा हुआ है, अगर आप उसे निकाल भी देंगे तो भी आपका सक्सेसफुली कंप्लीटली आपका जो सिस्टम है, जो मोबाइल है, वह काम करता रहेगा। लेकिन अगर इनमें से एक मेमोरी को निकाल दिया गया, या तो रैम को या रोम को या कैश को, तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर हमारा काम करना बंद कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीजें क्या होती हैं, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमारी दोस्तों आती है रैम। दोस्तों रैम का क्या मतलब होता है? रैम की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर आप अगर चाहें तो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, सारी मेमोरियां यहाँ पर दिखाई हुई हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों थोड़े से आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलने के बाद हमारी यहाँ पर सबसे पहले आ जाती है रैम। आप यहाँ पर देख सकते हैं रैम। अब देखिए यहाँ पर रैम की जो फुल फॉर्म भी आपको बताई गई है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों इसका काम क्या होता है? देखो जब हम कभी कंप्यूटर या मोबाइल या फिर किसी भी सिस्टम के अंदर किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने YouTube को डाउनलोड किया या फिर आपने किसी अदर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, कैलकुलेटर को डाउनलोड किया, कैमरे को डाउनलोड किया, व्हाट्सएप को डाउनलोड किया, फेसबुक को डाउनलोड किया। अब वह हमारे जाते क्या हैं? तो दोस्तों वह हमारे सभी सॉफ्टवेयर हमारे रोम के अंदर चले जाते हैं। किसके अंदर? रोम के अंदर। अब देखो जो हम समझते हैं कि यहाँ पर 4 128 क्या होता है दोस्तों, 4 128 का मतलब है कि 4 GB रैम है उसके अंदर और 128 GB रोम है। अब आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो हमारा कोई सॉफ्टवेयर 20 MB का होता है, कोई 25 MB का, कोई हमारा 1 GB का भी होता है।
अब जो हमारी रैम है वो तो इतने सॉफ्टवेयर स्टोर नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो 4 GB या 6 GB दी गई है। अब 128 GB क्या दिया गया है, वो दिया गया है रोम, तो वो सॉफ्टवेयर कहाँ जाएगा, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि रोम के अंदर जाएगा। अब दोस्तों रोम का काम क्या होता है यहाँ पर, कि रोम का काम होता है डेटा को स्टोर करना। जी हाँ, डेटा को स्टोर करना। अब मान लीजिए कि आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, वह आपका स्टोर किसके अंदर हो गया, रोम के अंदर स्टोर हो गया। अब होगा क्या कि जब आप उसे ओपन करोगे, जैसे मान लो आपने व्हाट्सएप को ओपन किया, तो जब तक आप उसका यूज नहीं कर रहे थे, जब तक वह हमारा किसके अंदर था, जब तक हमारा वह रोम के अंदर था। अब जैसे ही वो आप उस पर क्लिक करोगे और आप उसे ओपन करोगे, तो वह हमारा सीधा रैम के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर, रैम के अंदर। रैम के अंदर वो जाएगा चलने के लिए, मतलब रन होने के लिए जाएगा केवल, परमानेंटली वह उसमें नहीं रहेगा। और जैसे आपने क्लिक किया, रैम के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर गया, अब उसका काम हो गया स्टार्ट रन करने का। रैम का काम रन करने का होता है। अब जैसे जैसे जिन जिन फाइलों की सॉफ्टवेयर के अंदर जरूरत पड़ेगी, वह ऑटोमेटिकली उनको एक्सेस करती रहेगी और आपको दिखाती रहेगी। जैसे मान लीजिए कि आप रहते कहाँ हैं, अपने घर के अंदर रहते हैं, लेकिन अगर आपको जब खेलने की जरूरत पड़ती है, पढ़ने की जरूरत पड़ती है, या फिर किसी काम की जरूरत पड़ती है, तो बाहर जाओगे, नहीं जाओगे। तो यही होता है हमारा रैम का प्रोसेस, कि कोई भी सॉफ्टवेयर कहाँ रहेगा, अपने घर के अंदर रहेगा। कौन सा घर है उसका, रोम है। अब जब उसको चलने की जरूरत पड़ेगी, जब आप उसको चलाएंगे, तो चलाने के टाइम पे वो कहाँ जाएगा, वो सीधा चला जाएगा रैम के अंदर। वो उसका एक ग्राउंड है, जहां पे उसे खेलना है, चलना है, रन होना है। वो उसका एक ग्राउंड की तरह वर्क करती है। अब जैसे उसका वो काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो फिर से हमारा रोम के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर जो रन होते हैं, रन करने का जो काम होता है, वो हमारा रैम का होता है। अब दोस्तों रैम का काम क्या होता है, अब एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर कोई म्यूजिक प्ले कर रहे थे या व्हाट्सएप चला रहे थे, अब अचानक से आपके मोबाइल की बैटरी निकाल दी जाए, क्या होगा, बैटरी निकाल दी जाए। या फिर आप कंप्यूटर चला रहे थे, कंप्यूटर में MS वर्ड चला रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, अब वहां पर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे थे, अचानक से कोई आया जिसने आपका प्लग निकाल दिया कंप्यूटर का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगी, तो अब क्या होगा, हमारा पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रैम का काम क्या होता है, रैम का काम डेटा को स्टोर करना नहीं होता है। स्टोर करेंगे जब हम फाइल को सेव करेंगे, तो वह हमारा किसके अंदर चला जाएगा, या तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर चला जाएगा या रोम के अंदर चला जाएगा। इन दोनों के अंदर वो स्टोर हो जाएगा जाकर के। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही प्लग निकाला, हमारा सारा डेटा लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया, क्योंकि वह रोम के अंदर नहीं था, रैम के अंदर था। रैम का काम है केवल क्या, रैम का काम ये है कि जब तक आप मुझे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तब तक मैं आपको डेटा, आपका जो फाइल है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, उसे मैं रन करूंगी। उसके बाद ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी मेरी बंद करते हैं, मैं आपके पूरे डेटा को खत्म कर दूंगी, मतलब पूरा डेटा इरेज हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारी रैम वर्क करती है। इसीलिए उसको वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, वोलाटाइल मेमोरी के नाम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो रैम होती है, वो हमारी वोलाटाइल प्रकृति की होती है। अगर उसको जब तक वोल्टेज मिलेगी, तब तक तो उसके अंदर डेटा रहेगा। वोल्टेज खत्म होते ही वो ऑटोमेटिकली डेटा इरेज हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हटते ही डेटा इरेज हो जाएगा। इस तरीके से हमारी रैम वर्क करती है। रैम का काम अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमारा रैम का काम होता है किसी सॉफ्टवेयर को रन करना, ना कि किसी को स्टोर करना। अब रैम के अंदर रन क्यों किया जाता है, सवाल ये भी आता है कि रैम के अंदर रन क्यों करते हैं। रोम के अंदर भी किया जा सकता है। रोम हमारी काफी ज्यादा 128 GB है, वो भी तो रन कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वहां पर कंडीशन क्या होगी कि उसकी स्पीड काफी स्लो होगी। रैम जो होती है हमारी काफी हाई स्पीड मेमोरी होती है और काफी ज्यादा कॉस्ट में भी ज्यादा होती है, इसीलिए इसको कम स्टोरेज में लगाया जाता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, जैसे 4 GB, 6 GB, 8 GB, लगभग इतनी होती है। ज्यादा कोई यूज नहीं करता है यहाँ पर, ना तो उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो डेटा स्टोर नहीं करती है, केवल रन करने का काम करती है। अगर 2 GB भी होगी तो भी काम करती रहेगी, 4 GB होगी तो थोड़ा और अच्छे से काम करेगी, ज्यादा सॉफ्टवेयर रन कर पाएगी। तो इस तरीके से अभी मान लीजिए कि यहाँ पर जो आपका YouTube पर आप क्लास कर रहे हैं, अभी YouTube कहाँ चल रहा है, आपका YouTube चल रहा है रैम के अंदर। अब जैसे ही आप YouTube को क्लोज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वह रोम के अंदर आ जाएगा, वहां से हट जाएगा, रोम के अंदर आ जाएगा, और रैम आपकी क्लीन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी रैम वर्क करती है। अब दूसरा काम आता है आपका रोम का। अब रोम किस तरीके से वर्क करती है, रोम क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर हम आगे रोम के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों रैम जो होती है हमारी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले हमारी SRAM आती है और DRAM आती है। ये 2 प्रकार की रैम होती है दोस्तों। अगली हमारी आती है यहाँ पर रोम। जी हाँ, रोम, यहाँ पर आप देख सकते हैं। रोम की जो फुल फॉर्म होती है, रीड ओनली मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये है, इसको एक बार डेटा रीड करा दिया जाए, इसके अंदर जो डेटा एक बार सेव कर दिया जाए, परमानेंटली उसको सेव कर लेती है। इसके बाद अब जब चाहें उस डेटा को खोल करके देख सकते हैं। अब देखो, कई प्रकार की रोम होती है।
अब रोम का मतलब ये नहीं है कि ये केवल डेटा को स्टोर करती है, साथ ही ये कई काम करती है, इसके कई काम होते हैं। जैसे एज एग्जांपल आपके सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला गया है, जैसे मान लीजिए एंड्रॉइड डाला गया है आपके फ़ोन के अंदर, कहाँ है सेव? रोम के अंदर सेव है। किसके अंदर? रोम के अंदर। अब रोम भी हमारी अलग अलग तरह की होती हैं, किस में कौन सा सॉफ्टवेयर डाला जाता है, क्या डाला जाता है, वो सारी चीज़ें हम कंप्लीटली सीखेंगे। इससे पहले हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारी रोम होती है, हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। जी हाँ, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर इसको स्टोर, इसकी बाई चांस इलेक्ट्रिसिटी कट भी जाती है तो भी आपका डेटा इसमें रहेगा, डेटा डिलीट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर अलग अलग तरह की रोम होती हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारी जो रोम होती है, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई जाती है पी रोम, दूसरी हमारी होती है ई पी रोम, इसके बाद होती है ई ई पी रोम। अब इनका काम क्या होता है, थोड़ा सा इनको समझते हैं। देखो पी रोम की जो फुल फॉर्म होती है, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर शो करा देता हूँ। पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपने देखा होगा कि जब आप अपने फ़ोन को ओपन करते हैं तो उस समय आपकी जो फ़ोन जिस कंपनी का है वह नाम आता है। जैसा रियलमी का है तो रियलमी आएगा, ओप्पो का है ओप्पो आएगा, वीवो का है वीवो आएगा। पहले आपने देखा होगा नोकिया का फ़ोन था तो उसमें दोनों तरफ से हाथ मिलाते हुए आता था। अब आप ये कोशिश करेंगे आप उसे डिलीट कर दें तो वो डिलीट तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? अब उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला गया है उस सॉफ्टवेयर के साथ वो सेट किया गया है जो हमारा डेटा है, कि इस तरीके से आपको हाथ मिलाना है या फिर इस तरीके से कंपनी का नाम से दिखाना है आपको। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जैसे मान लीजिएगा आपका टीवी का रिमोट है, अब टीवी के रिमोट में भी वहाँ पर एक प्रोग्राम फिक्स किया गया है। क्या प्रोग्राम फिक्स किया गया है कि अगर हम इस बटन को दबाएंगे तो एक आएगा, इसको दबाएंगे तो दो आएगा। अब आप दो को दबा करके पहला चैनल तो नहीं चला सकते ना। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि उसके अंदर एक प्रोग्राम फिक्स किया गया है। कौन सी मेमोरी के अंदर? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के अंदर, मतलब पी रोम के अंदर। पी रोम का काम क्या होता है कि जब एक बार अगर इसके अंदर डेटा सेव कर दिया जाए तो हम उस डेटा को रिमूव नहीं कर सकते, परमानेंटली वह हमारा डेटा सेव हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और चेंज हुई और साइंटिस्टों ने थोड़ा सा चेंज किया। यहाँ पर हमारी एक दूसरी मेमोरी बना करके तैयार कर दी जिसका नाम है ईपी रोम। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ईपी रोम का काम क्या होता है दोस्तों? ईपी रोम का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसके अंदर डेटा तो सेव कर दिया जाएगा। अब जब डेटा हमारा सेव हो जाएगा, डेटा सेव होने के बाद क्या होगा कि इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन आप अपने फोन से चेंज नहीं कर सकते हैं। आप किस तरीके से चेंज करोगे? उसके लिए आपको एक अल्ट्रावायलेट केबल की जरूरत पड़ती है। एक डिवाइस होती है जिसका नाम है अल्ट्रावायलेट केबल, जिसके थ्रू इसके डेटा को, पुराने वाले को रिमूव करके नया डेटा इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमारी तीसरी आती है यहाँ पर ईईपी रोम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईईपी रोम। दोस्तों ईईपी रोम का काम क्या होता है? ईईपी रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें हम अपने आप से डेटा को बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदी जिसमें टाइम सेट किया जाता है। अब कितने समय तक कपड़े धोने? 5 मिनट तक कपड़े धोने हैं। अब अचानक मान लीजिए कि लाइट चली गई 3 मिनट धुलने के बाद में। 3 मिनट आपके कपड़े वॉश हो गए, उसके बाद में ऑटोमेटिकली लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद में अब बताइए कि जब वो लाइट आएगी तो कितने टाइम और चलेगी? वो चलेगी 2 मिनट और। क्यों? उसका रीजन ये है कि उसमें जो हमने टाइम फिक्स किया था वो डेटा हमारा रोम के अंदर जाके सेव हुआ था। किसके अंदर? रोम के अंदर। अब रोम कौन सी थी? उसके अंदर ईईपी रोम लगी हुई थी, जिससे हमारा क्या होता है कि हम उस डेटा को अपने आप से हटा करके फिर से सेट कर सकते हैं। लेकिन जो आप डेटा सेट करोगे उस डेटा को आप ही रिमूव कर सकते हो, वो अपने आप रिमूव नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो डेटा हट जाएगा? नहीं, हटेगा नहीं। आप उसे चेंज कर सकते हो। जैसे आपने 5 मिनट सेव की, अब 5 मिनट आपकी मशीन चली, फिर उसके बाद मान लीजिए कि 8 मिनट हमने टाइम सेट किया, 5 मिनट सेट किया था, 3 मिनट हमारी मशीन चल गई। अब उसके बाद क्या होगा कि लाइट आई थोड़ी देर बाद तो आपकी मशीन 2 मिनट और चलेगी, क्योंकि रोम ने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है कि इसने 3 मिनट तो चला दिया, अब 2 मिनट और रह गई हैं। 5 मिनट इसने फिक्स की थी। अब यूजर ने क्या काम किया कि फिर से दोबारा से टाइम को रीसेट किया और दोबारा से 8 मिनट का टाइम सेट कर दिया। तो इस तरीके से हम उसके अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप से डेटा को चेंज कर सकते हैं। यही होती है हमारी ईईपी रोम। तो ये हमारे मोबाइल फोन के अंदर भी अब आने लगी है। मोबाइल फोन के अंदर तीनों रोम का यूज किया जाता है। यहाँ पर कुछ डेटा हमारे ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने स्टॉप वॉच लगा दिया, इसके अलावा और भी काफी अलग अलग चीजें होती हैं। अलार्म लगा दिया, अलार्म किसके अंदर लगता है? ईईपी रोम के अंदर जाकर के सेट हो जाता है कि आप जब चाहें उसे चेंज कर सकते हैं। आप फोन को स्विच ऑफ भी कर देंगे, फिर से ऑन करेंगे, अलार्म हमारा सेट रहेगा। मतलब ईईपी रोम के अंदर सेट हो रखा है। इसी तरीके से हमारी ईईपी रोम के अलावा ईपी रोम का भी यूज किया गया है, पी रोम का भी यूज किया गया है। सभी हमारी अलग अलग यहाँ पर रोम का यूज किया जाता है।
जाता है। तो यही हमारी रोम होती है। इसके अलावा जो नॉर्मल रोम होती है, इसके अंदर एक चीज़ और होती है कि जैसे हमारी ईईपी रोम होती है, उसके अंदर हमारे जो नॉर्मल हम डेटा को सेव करते हैं वह भी हमारा सेव होता है। जैसे आपने म्यूजिक डाउनलोड किया, हमारा ईईपी रोम के अंदर चला गया, जिसे हम हटा भी सकते हैं, जब चाहें चेंज भी कर सकते हैं, जो आप चाहें कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो यूजर के थ्रू चेंज किया जा सकता है। यही हमारा ईईपी रोम का यूज होता है। यही हमारी 3 तरह की रोम होती हैं, 3 पार्टीशन होते हैं इसी रोम के, ठीक है। अब ई रोम जो हमारी रोम होती है, ये हमारी नॉन वोलाटाइल होती है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर चली भी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ भी हो जाती है, या आपका मोबाइल स्विच ऑफ भी हो जाता है, बैटरी निकाल दी जाती है, तो हमारा जो डेटा है उसके अंदर से वो परमानेंटली रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर है वह भी हमारे परमानेंटली रहेंगे। तो यही दोस्तों हमारी रोम होती है। चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, सभी के अंदर रोम का यूज किया जाता है। आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। अगला है दोस्तों हमारा कैश मेमोरी। जी हाँ, कैश मेमोरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश मेमोरी आपको दिखाई गई है। यहाँ पर आप कैश मेमोरी को देख सकते हैं। दोस्तों कैश मेमोरी का काम क्या होता है? दोस्तों कैश मेमोरी का काम होता है डेटा को ट्रांसफर करना, या फिर बार बार यूज किए गए डेटा को स्टोर कर लेना। दोस्तों कैश मेमोरी जो होती है, ये बहुत ज़्यादा इसकी स्टोरेज नहीं होती है, बहुत छोटे साइज की मेमोरी होती है। 2 या 3 MB, किसी में 4 MB की मेमोरी होती है। ये ज़्यादा नहीं होती है, ये GB में नहीं पाई जाती है, ये MB में पाई जाती है। CPU के ठीक बराबर में होती है। CPU के ठीक बराबर में ये हमारी मेमोरी होती है। अब इस मेमोरी का दोस्तों होता क्या काम है, मैं आपको बता दूं। मेमोरी में जैसे आपने देखा होगा कि जब आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड में किसी नाम को बार बार लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं अपने नाम को बार बार लिखूं, तो क्या करेगा, जैसे ही आप अपने नाम के 2 लेटर डालोगे, ऑटोमेटिकली वो उस नाम को शो करा देगा, उस मीनिंग को बार बार शो कराता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि वो आपके डेटा को रीड कर लेता है। क्या कर लेता है? रीड कर लेता है कि आप बार बार उसी डेटा को सर्च कर रहे हो सकता है कि आपने ये 2 लेटर टाइप किए हैं, ये वाला आपसे मैच हो रहा है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। तो अब वो डेटा हमारा किसके अंदर जाकर के सेव हो गया? हमारा कैश मेमोरी के अंदर वह डेटा जाकर के सेव हो गया। तो इसकी स्टोरेज क्षमता जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होती है। इसकी जो कैपेसिटी होती है 2 या 3 MB की होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम अगर डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं किसी में, जी हाँ, डेटा को अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे सिस्टम के अंदर, किसी दूसरी मेमोरी के अंदर, तो डेटा को ट्रांसफ़र करने का भी काम यहाँ पर हमारा कैश मेमोरी का होता है। कैश मेमोरी जितनी हाई स्पीड होगी उसी तरीके से हमारी यहाँ पर ये वर्क करेगी। सबसे ज़्यादा हाई स्पीड मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, और इसकी जो कॉस्ट होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए इसकी जो स्टोरेज होती है, कैपेसिटी होती है 2 या 3 MB बहुत कम लगाई जाती है, क्योंकि इसकी ज़्यादा जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर डेटा सेव नहीं होता है। एक नॉर्मली हमारे कुछ लेटर्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, उनको ये सेव कर लेती है और आपको दिखा देती है, इतना काम होता है। दूसरा इसका जो मेन काम होता है, वो मेन काम होता है हमारा डेटा को ट्रांसफर करना। सबसे ज़्यादा जितनी हाई स्पीड आपकी मेमोरी होगी उतना ही हाई स्पीड आपके डेटा को ये ट्रांसफर करेगी, क्योंकि ये हमारे CPU के साथ मिलकर के वर्क करती है। तो यही हमारी कैश मेमोरी होती है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी कैश मेमोरी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सिर्फ प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारी वीडियो का, उस पार्ट में हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।